हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है यात्रियों के नज़रिए। जो यात्री लोग हमारे देश में आया करते थे घूमने के उद्देश्य से या रहने के ही उद्देश्य से, तो उनके क्या नज़रिए थे जब वो यहाँ पे आए, यहाँ के समाज को देखा, यहाँ की संस्कृति को देखा या अन्य चीज़ों को देखा। उस चीज के बारे में उन लोगों ने क्या सोचा और क्या लिखा, ये इस लेसन में बताया गया है। लेसन 5 है एनसीईआरटी के क्लास 12 का। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में भी बहुत कुछ ऐसे होती है जिनको एक निष्कर्ष के रूप में मैं बताता हूं, तो उसको आप लोग जरूर सुना करें, क्योंकि निष्कर्ष ही बहुत मायने रखता है। एक लेसन समझने के बाद निष्कर्ष पर जरूर गौर किया करें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या है यात्रियों के नजरिए। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में, जो पुरुष होते थे, जो महिलाएं होती थीं, वे कार्य की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर आया जाया करते थे। एक देश से दूसरे देश में अगर जा रहे हैं तो वो तो है ही है। अपने ही देश में आप, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जाते हो, तो बहुत कुछ आपको वहां पर कुछ नया, कुछ अलग दिखेगा। और उस चीज के बारे में जो आपके विचार होंगे वो अलग होंगे। जो वहां पर मूल जो है निवासी, वो उनकी तुलना में आपका मतलब नजरिया ही अलग होगा। तो पुरुषों ने कार्य की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों और पुरोहितों तथा तीर्थयात्रियों के रूप में या साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। महिलाओं की तो संख्या बहुत ही नगण्य है, लेकिन पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है इन सब चीजों में। तो कई लोगों ने इस प्रकार से यात्राएं की, कुछ व्यापारी बनकर, कुछ सैनिक के रूप में या पुरोहित के रूप में या तीर्थयात्रियों के रूप में। ये साहस की भावना से प्रेरित होकर, मतलब आपने एक नाविक का नाम मतलब कि नाम सुना होगा, मैगेलन, जिसने जल यात्रा के द्वारा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो वो एक साहसी था, एक साहसी नाविक था जिसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साहस के बल पर एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। ह्वेनसांग को ही देख लीजिए, पाहियान को ही देख लीजिए, साहस के बल पर ही ये लोग आए गए। या वास्को डी गामा या क्रिस्टोफर कोलंबस, उसमें बहुत सारी वो तकनीकें, तो जो है तकनीकियां उतनी ज्यादा तो डेवलप थी नहीं, लेकिन तब भी साहस के बल पर वो एक देश से दूसरे देशों में गए और अपने यात्रा वृतांत लिखे। जैसे मार्को पोलो का नाम आता है, वेनिस यात्री था, वो एक देश से दूसरी जगह पर गया, पूरे एशिया माइनर से होते हुए पूरे एशिया का चक्कर लगाया, और यहाँ तक कि भारत के साउथ इंडिया से मतलब कि होकर के भी वो गया मार्को पोलो, और पूरी दुनिया को बताया अपने यात्रा वृतांत के माध्यम से। और दुनिया ने भी जाना कि बाहर के देशों में या बाहर की दुनिया में क्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये आए, या वहां पर जाते या किसी नए स्थान पर आते हैं या वहीं पर बस जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां पर आए हैं तो वापस चले ही जाएंगे, या हो सकता है वहां पर स्थायी रूप से बस जाएं, वहीं पर सेटल हो जाएं, ये भी हो सकता है। उसके बाद निश्चित रूप से ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती हैं। ठीक है, तो जब वो दूसरे देश में या किसी दूसरे भूभाग में मतलब कि जाते हैं, तो वहां पर वो नई नई चीजों से जो है क्या होते हैं, परिचित होते हैं। जैसे जो है प्रथाएं, भाषाएं, आस्था तथा व्यवहार। प्रथाओं के बारे में, जैसे सती प्रथा के बारे में जो यात्री आए हैं बाहरी बर्नियर, तो उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से सती प्रथा ये होती थी। उसने बड़ा अच्छा ही एक स्टोरी बताया है, वो हम आगे के इसी लेसन में ही हम पढ़ेंगे, वो हमारा बात का मुद्दा है। तो उसने जो है सती प्रथा के बारे में लिखा। और जो अलबरूनी है, ये यहाँ की वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखेंगे।
यहाँ का जो उनका नजरिया था, तो उन चीजों के बारे में ये लिखेंगे। ठीक है। और व्यवहार कैसा है, जैसा कि कई यात्री आए और कहते थे कि जो है हर्ष के समय में लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, लोग ऐसे ही घूमा करते थे। तो वो नजरिया हमको मालूम चल रहा है, या उनके माध्यम से हमको मालूम चलता है कि हर्ष के काल में शांति व्यवस्था कायम थी। तो इनके वृत्तांतों से मालूम चलता है। ठीक है। उसके बाद है नजरिए में भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। किसी भी चीज के बारे में नजरिया क्या है उनका, ये चीज उनको अलग बनाती है और वो उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जो है डिफाइन करते हैं और बताते हैं। जैसे हमारे देश में नारियल जो होता है, अन्य देशों में जहां नारियल नहीं होता है, तो वहां के लोग जब यहाँ पर आए तो नारियल को देखा तो उनको बड़ा लगता था कि जैसे दो आंखें हैं, इसमें नाक है या मुंह बना हुआ है। तो इस प्रकार से उन यात्रियों ने उसका वर्णन किया, और हमारे लिए तो ये एक साधारण सी चीज हो गई, अरे ठीक है नारियल है। या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सभी लोग जानते हो कि किस प्रकार से लोगों ने जो है उन टीलों को खोदा और उसकी जो ईंटें थी उसको निकाल करके अपने घरों में उसका इस्तेमाल किया। लोग उसका महत्व नहीं जान रहे थे, लेकिन जब बाहर के लोग आए, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, तो उन लोगों ने इसको समझा, जाना, तो उनका नजरिया उस चीज में अलग था कि आखिर इसके नीचे है क्या। तो खुदाई हुई, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता सबके सामने आई। तो सबका नजरिया अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे लिए जो चीज लगता है कि ये बहुत मतलब कि नहीं है, हो सकता है बाहरी दुनिया के लिए वो अजूबा हो। जैसे सांची का स्तूप खंडहर की अवस्था में ऐसे ही पड़ा हुआ था, और भरहुत का जो स्तूप है ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो तो बाद में वहां से खत्म ही हो गया, सब चीजें वहां से यहाँ से वहां मिस हो गई। वो ऐसे ही पड़े थे क्योंकि हमने उनका जो है देख रेख नहीं किया। लेकिन जब बाहरी लोग आए तो उन्होंने देखा, जाना, समझा कि अद्भुत चीज है, और आज दुनिया जान नहीं है उस चीज को। तो ये होता है नजरिया, किस नजर से हम देख रहे हैं। तो रोचक कहानी सांची का स्तूप आज क्या है, रोचक बन चुका है चीजें। तो इसमें हम बहुत सारे यात्रियों के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला जो इसमें यात्री का नाम आ रहा है वो है जो है अल बिरूनी, यानी कि जिसने किताबुल हिंद जो है एक किताब लिखी, बुक लिखी, जिसमें उसने अपना पूरा यात्रा वृतांत लिखा हुआ है, यानी कि किताबुल हिंद में। तो कौन है अल बिरूनी। अब ये अल बिरूनी कौन है ये भी जानते चलते हैं हम लोग। अल बिरूनी जो है ये एक मुस्लिम है जो कि उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में रहा करते थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। वर्तमान में उज्बेकिस्तान देखा जाए तो ये मध्य एशियाई देश है, जिसकी राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की। ठीक है। तो 973 में इनका वहां पर जन्म होता है, कहां पर, ख्वारिज्म में। तो इसको आप लोग लिखते चलेंगे। और उस समय जो है ख्वारिज्म शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, और उसने भी बहुत अच्छी शिक्षा पाई अपने उस ख्वारिज्म में, और वो कई भाषाओं का ज्ञाता भी हो गया था। कई भाषाओं का वो ज्ञाता था, जैसे फारसी भाषा, उसके बाद है सीरियाई भाषा और हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा। इसके अलावा अन्य भाषाओं के बारे में भी उसकी एक अच्छी जानकारी थी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इन भाषाओं का प्रयोग करता था। ठीक है। उसके बाद है 1017 में जब सुल्तान महमूद गजनबी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तो बहुत से लोगों को उसने जो है बंदी बना लिया, और उन्हीं बंदियों में एक कौन था, अल बिरूनी। और इसको बंदी बना करके वो अपने गजनी ले गया, गजनी में, अफगानिस्तान में। ठीक है। तो गजनी ले गया, और वहीं पर वो 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। तो मैं क्या कह रहा हूं, कई लोग बसने के लिए या बंदियों के रूप में भी चले जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर आते हैं या बस जाते हैं, किसी कारणवश अगर आए हैं तो वहां पर बस गए। तो वैसे ही जो अल बिरूनी है ये गजनी में जाकर के बस जाते हैं, जो कि पहले भारत का ही एक अंग हुआ करता था। ठीक है। तो उसके बाद अब क्या है, यहीं पर इसकी मृत्यु हुई। वह ब्राह्मण पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष उसने बिताए, ब्राह्मण पुरोहितों के साथ, और इसी दौरान उसने संस्कृत भाषा पर एक अच्छी पकड़ बना ली।
और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। ये एक अनुमान लगाया जाता है, ये चीज का कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ये वाकई में हिंदुस्तान की मुख्य भूमि पर आया था। तो अनुमान लगाया जाता है कि ये पंजाब और उत्तरी भारत है वहां पर आया था। ठीक, उसके बाद ये हुआ। अब जो किताबुल हिंद है, उस किताब में अंदर के प्रश्नों पर क्या है इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा बहुत। अरबी भाषा में किताब लिखी गई है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो किताबुल हिंद है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो वो है कौन सी है, अरबी भाषा में। ठीक, जो कि 80 अध्यायों में बटी हुई है। इस किताब में जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, इसमें 80 अध्याय हैं। ठीक, अब उसमें कौन कौन से विषय हैं ये भी हम जान लेते हैं। मुख्य विषय जैसे धर्म के बारे में लिखा गया है, उसमें दर्शन के बारे में लिखा गया है, त्योहारों के बारे में लिखा गया है, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं जो होती थी, कानून के बारे में, भार तौल माप तौल की पद्धति क्या थी, मापन विधि क्या थी इत्यादि। इन सब चीजों के बारे में उसने बड़ा विस्तार से लिखा है। ये अपने गजनी या ख्वारिज्म के बारे में नहीं लिख रहा है, लिख तो रहा ही है। वो जब भारत के इन हिस्सों में आया तो यहाँ की जो व्यवस्था को उसने देखा, उसने उसको अपनी बुक में उतार दिया, लिख दिया। और लिखने का तरीका बहुत सुंदर था उसका। जैसे प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग होता था। इस बात को ध्यान रखना है, जब कोई भी पाठ शुरू होता था तो उसकी एक विशेष शैली थी। किसकी? अल-बिरूनी की। वो शैली क्या थी? आरंभ में एक प्रश्न होता था। सबसे पहले वो किसी भी चीज के बारे में प्रश्न करता था। जैसे धर्म का पाठ है तो ये धर्म क्या है, उसके बाद वो उस चीज का वो एक्सप्लेनेशन करता था लिखित में, और लिखित करने के बाद उसकी वो अन्य धर्मों से तुलना करता था और एक निश्चित परिणाम पर पहुंचता था। तो इस प्रकार से इतिहास को सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का जो तरीका इसने इजाद किया वो काबिले तारीफ था। ठीक है, आगे क्या करता था? प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता था, पूरा थ्योरी होता था, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी वो तुलना भी किया करता था। ठीक है, जैसे रीति रिवाज के बारे में वो अगर भारत के बारे में लिख रहा है तो वो जो अरबी जो मुस्लिम जो देश थे, ख्वारिज्म जहां से वो आया था, वहां से इसकी तुलना भी करता था कि हमारे यहाँ कैसा है और इनके यहाँ कैसा है। तो एक तुलना करता, एक तुलनात्मक इतिहास इसने लिखने का एक शुरुआत किया और दुनिया को एक नई जो है पद्धति दी। इसके बाद है संभवतः उसने जो अपनी कृतियां लिखी थी वो उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? अल-बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से जो है परिचित था। लेखन में जो जो समस्याएं आती हैं उन चीजों को वो भलीभांति समझता था, जो उसका उद्देश्य था। उद्देश्य में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं वो उन चीजों से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है, कई बाधाओं की चर्चा की है जो उसके लेखन में बाधक बनी, जो उसकी समझ में बाधक थे। पहला अवरोध क्या था उसका? पहली जो बाधा क्या थी उसकी? वो थी भाषा। वो अरबी भाषा का था, लेकिन जब वो हिंदुस्तान आता है तो उसको संस्कृत भाषा का जो है मुकाबला करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और हिंदुस्तान में संस्कृत ही नहीं, बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाया करती थी, समय मील पर जो है भाषाएं बदलती थी। तो इन सब चीजों का उसने, इन सब समस्याओं का उसने एक सामना किया, अवरोधों का। भाषा थी उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। सही है, उसने कहा कि संस्कृत भाषा बड़ी जटिल भाषा है। संस्कृत भाषा में कोई अगर साहित्य हमको मिल रहा है तो मैं कैसे इसको अरबी या फारसी भाषा में ट्रांसलेट करूं? तो ये समस्याएं इसके सामने आई, लेकिन इन समस्याओं का उसने भलीभांति विधि पूर्वक
एक उसका जो है हल भी निकाला, निष्कर्ष भी निकाला। हाँ, फिर है दूसरा अवरोध क्या था, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। वो धर्म के बारे में लिखता है और कहता है कि हमारे देश के धार्मिक जो अवस्था है और जो हिंदुस्तान की धार्मिक अवस्था है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और प्रथा में भिन्नताएं हैं। जो यहाँ के रीति रिवाज हैं उनमें भी भिन्नता है। जैसे हिंदुस्तानी प्रथा में क्या था कि जो राजा है, राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, जबकि इनमें ऐसा नहीं था। इनमें तो महत्वाकांक्षाएं मायने रखती थी कि जो श्रेष्ठ है बस वही शासन करेगा। तो उत्तराधिकार का नियम इनमें, जो कि मुस्लिम थे, इनमें उतना अच्छा नहीं था जितना कि अच्छा हिंदुओं में था कि बड़ा बेटा है तो उसको उसका पहला अधिकार माना जाएगा। तो इन चीजों का उसने जो है एक तुलनात्मक अध्ययन किया। तो समस्याएं थी ये सब चीजें। तीसरा अवरोध क्या था, अभिमान, है ना। यहाँ के लोगों का जो ईगो था वो चीज सबसे बड़ी बाधा थी कि उन चीजों को हम कैसे समझें। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, पहला अवरोध क्या है, भाषा। दूसरा अवरोध क्या है, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। उसके बाद तीसरा अवरोध है अभिमान। इन समस्याओं को जानते हुए भी वह लगभग पूरी तरह से ब्राह्मण रचित कृतियों पर आश्रित रहा। इन समस्याओं के होते हुए भी उसने संस्कृत साहित्यों को ही पकड़ा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, संस्कृत भाषा खास वर्ग की भाषा हुआ करती थी, पुरोहितों की भाषा हुआ करती थी। और संस्कृत भाषा में जो साहित्य लिखे गए हैं उनको एक आधिकारिक साहित्य माना जाता था। जो संस्कृत में लिखा जाता था उसको एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता था जो संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर यही सोच थी कि जो संस्कृत भाषा में साहित्य यहाँ के लिखे गए हैं वे प्रमाणिक हैं, तो उन्हीं को उठाना है। समस्याएं भले ही सामने आए लेकिन उनको मुझे दरकिनार करना है। तभी तो इसने ब्राह्मणों के साथ में अपना समय जो है व्यतीत किया, इसी उद्देश्य को पाने के लिए। ठीक है। फिर है भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों का उसने अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया जो कि सब संस्कृत में है, आप देख रहे हो। भगवद गीता, पतंजलि का महाभाष्य, मनुस्मृति आदि से उसने अंश उद्धृत किए। वर्ण व्यवस्था का भी उसने उदाहरण दिया है। ठीक है। यानी कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं उसने इन सारे संस्कृत साहित्यों का ही अध्ययन किया है जो कि बेहद बहुत महत्वपूर्ण। जैसे वेद का नाम तो सभी जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब संस्कृत भाषा में, उसका भी इसने अध्ययन किया। ठीक है। उसके बाद है जाति व्यवस्था का जो है किस प्रकार से इसने विवरण दिया है। जाति व्यवस्था के बारे में ये बड़ा अच्छा सिस्टम लिखता है। कैसे, अल बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। अन्य समुदायों से उसने क्या की, तुलना की, और उसी के आधार पर उसने जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। और क्या निष्कर्ष निकाला उसने, अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। जैसे कि हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जो है अपवित्रता का मामला चलता था कि जो निचले दर्जे के हैं लोग, वो लोग जो हैं अपवित्र लोग हैं, जैसे कि शूद्रों को माना गया था। तो वो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था और इस वर्ण व्यवस्था के बारे में उसने लिखा भी है। उसने इस व्यवस्था को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र है, जो कोई चीज अपवित्र है, खराब है, कोई दोष है इसमें, तो उस दोष को दूर किया जा सकता है। ये चीज ये कह रहा है। जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल हो जाती है। तो अपवित्र हैं तो हम अगर प्रयास करें तो पवित्रता की उस श्रेणी पर आ सकते हैं जहां पर हम पहले अच्छे थे। ठीक है। तो ये चीज है। वो कहता है आगे, सूर्य हवा को स्वच्छ करता है। सूर्य हवा को स्वच्छ कर रहा है, उसकी किरणें। समुद्र में जो नमक पानी होता है, जो नमक होता है, वो पानी को गंदा होने से बचाता है। कितना, मैं तो कहता हूं कि भाई जो अल बिरूनी है वो तो बहुत बड़े पर्यावरण
जो है विद आपको यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। इन्वायरमेंट के बारे में देखिए कितना जानकारी रख रहे हैं कि समुद्र में जो नमक है वो इस समुद्र के पानी को गंदा होने से बचाता है। ठीक है, समुद्र सूर्य क्या है, हवा को स्वच्छ कर रहा है, समुद्र में जो है नमक वो पानी को गंदा होने से बचा रहा है। अल बेरूनी जोर देकर कहता है इन्हीं प्राकृतिक चीजों के आधार पर कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। सूर्य ना होता तो हवा स्वच्छ ना होती, समुद्र में पानी, समुद्र के पानी में नमक ना होता तो पानी गंदा होता, तो जीवन कहाँ से होता, जीवन कहाँ से पनपता। तो वही चीज ये कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन असंभव होता, यानी कि प्रकृति के साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से इसने प्रकृति की तुलना भारत की वर्ण व्यवस्था के साथ कर दी। जी हाँ, इसने प्रकृति की व्यवस्था, जो प्रकृति है उसकी मतलब कि उसकी तुलना इसने वर्ण व्यवस्था के साथ की। कहा कि जिस प्रकार से ये जो है प्रकृति है ये नहीं मानती है तो हम लोग कौन होते हैं इस वर्ण व्यवस्था को बनाने वाले। ये चीज जो है गलत है, इसको समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा समाज ही समाप्त हो जाएगा, मानव ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज ये कह रहा है कि जब ईश्वर ने हमको एक बनाया है तो हम कौन होते हैं इस वर्ण व्यवस्था को जन्म देने वाले। अतः जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। कितना बढ़िया निष्कर्ष इसने निकाला। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी समझदारी से इसने ये पूरा इतिहास लिखा। अल बेरूनी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में वो कहता है कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो इसने वेद से लिया और उसको अपनी किताब में इसने लिखा वर्ण व्यवस्था के बारे में, कहा ये सिस्टम गलत है। मैंने कहा ना, ये पहले प्रश्न करता था, फिर उस स्टोरी का वर्णन करता था, फिर निष्कर्ष निकालता था। उस निष्कर्ष में इसने यही निकाला वर्ण व्यवस्था के बारे में कि ये गलत है। ईश्वर के बनाई गई चीज सब एक है, तो हम चार कैसे बंट गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे बन गए। तो कितनी सही बात है। ऐसे इतिहासकार हमारे हिंदुस्तान में आए और हमारे हिंदुस्तान का एक बढ़िया एक जो है इतिहास लिख करके चले गए, जिसको आज लोग पढ़ भी रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेसन 5 का यात्रियों के नजरिए का पार्ट 1। अब पार्ट 2 आएगा इसके बाद, पार्ट 2। तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले। मिलते हैं आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में।